मृणाल का पत्र अभी हाथ में ही था और न जाने कब और कैसे समृद्धि अतीत के ख्यालातों में गहराती चली गई, पता भी नहीं चला। करीब 10-12 बरस पहले की बात तो होगी ही। समृद्धि रिश्ते की एक फूफा की शादी में गई थी। उनका घर गांव में था। शादी में भी 2-4 दिन थे। तय हुआ तब तक गांव घूमने चला जाए। बचपन से गांव में रहने के कारण गांव और गांव के लोगों से समृद्धि को कुछ ज़्यादा ही लगाव था। फिर एक दिन शादी में जुटी 8-10 लड़कियों के साथ सब गांव घूमने निकल पड़े। बात मई जून की रही होगी। भीषण गर्मी पड़ रही थी और उस गांव में 8-10 दिन पहले भीषण आग लग गई थी। इससे गांव की रौनक ही खत्म हो गई थी। जले हुए घर, अधजले पेड़, खेत खलिहान, पूरा गांव बड़ी विद्रुप सा दिखाई दे रहा था। दोपहर की गर्मी प्रचंड थी। गांव में पर्दा प्रथा भी चरम सीमा पर था, इसलिए किसी भी घर में समृद्धि का अधिक समय तक मन नहीं लग रहा था। उसे तो मन था नई नई दुल्हनों से खूब बातें करे, खूब हंसे खिलखिलाए, लेकिन यहाँ तो सब घूंघट काढ़े बैठी हुई थी। और अचानक एक अधबले घर के सामने उंगली दिखाकर साथ वाली लड़की ने कहा, ये दीदी की सहेली का घर है। पर घर के भीतर जाने के नाम पर सभी कतराने लगी। बातों ही बातों में समृद्धि को पता चला कि दीदी की वह सहेली विधवा है और यह दुर्घटना 1-1.5 महीने पहले ही हुई है। समृद्धि का अंतर्मन अधीर हो उठा। उस बेबस, लांछित, परित्यक्त, दुर्भागी भारत की एक विधवा को देखने के लिए। समृद्धि के बार बार आग्रह करने पर लड़कियां घर के भीतर जाने के लिए तैयार हुई। बाद में उसे पता चला कि एक विधवा को देखना अपशगुन माना जाता है और बाद में उन सभी को अपने अपने घर वालों का कोपभाजन भी बनना पड़ा। इसलिए सभी भीतर जाने से पहले नाक भौं सिकोड़ रही थी। मन ही मन समृद्धि उन्हें भला बुरा समझने लगी। पर आखिर समाज सुधार करती भी तो कैसे? कौन सुनेगा? ना घर में ना बाहर, औकात ही क्या है उसकी। पर भीतर घूंघट काढ़े एक मैली कुचैली सफ़ेद साड़ी में बैठी थी वह। उसके बगल में ढेर सारा अनाज रखा हुआ था और वह बेचारी धीरे धीरे करके उसे फटक चुन रही थी। समृद्धि को उसके घूंघट पर बड़ा आश्चर्य हुआ जब पता चला कि यह घर उसका मायके है। उसके घर में भी शादी थी, उसके बड़े भाई की। सभी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपने अपने काम में लगे हुए थे। उसकी माँ ने हाथ पकड़कर बड़े आग्रह से सभी को बैठाया और एक कथावाचक की तरह शुरू से अंत तक एक ही सांस में सारी घटना का ब्यौरा देने लगी। उनकी बातों में समृद्धि को ना तो कोई हार्दिक अपनत्व झलका, न ही कोई शोक। हाँ, कथा पूरी होने पर 2-4 टसवे जरूर बहाए थे माँ ने और फिर बेटी की शादी में मिलने वाले सामानों की सूची मौखिक रूप से गिनाने लगी। समृद्धि का ध्यान बार बार उस लड़की की ओर जा रहा था जो उम्र में उससे भी छोटी थी। मालूम हुआ कि उसका नाम गोपी है। वह अभी भी बार बार अपने पसीने को पोंछती हुई चावल फटकने में जुटी हुई थी। उसका चेहरा अभी भी ढका हुआ था। अपने भाई की शादी में भी उसे उस कमरे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। उसका खाना पीना उसी कमरे में भिजवा दिया जाता था। उसकी दशा देख समृद्धि का अंतर्मन व्यग्र हो उठा, पर चुप रहने के सिवा उसके पास कोई विकल्प भी तो नहीं था। उसकी छोटी बहन मृणाल ने जब उसके अंतर्मन को परखा तो अचानक कह उठी, काकी, इसने मुंह क्यों ढकी है? यह तो इसका नैहर है ना? मृणाल की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि माँ ने आंचल का छोड़ मुंह में दबा कह उठी, अरे बाप रे, शादी ब्याह का घर है। हाय, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम किसको किसको और क्या जवाब देंगे? फिर भी समृद्धि के विशेष आग्रह पर माँ को गोपी के चेहरे से धोती उठानी ही पड़ी। उसे देखकर सबके चेहरे पर मायूसी छा गई। समृद्धि को अब तक के जीवन में इतना करुण दृश्य देखने को कभी नहीं मिला था। उसका रोम रोम कांपने लगा। लगातार बहते आंसुओं की धार ने उसके दोनों गालों पर एक गहरी काली रेखा बना रखी थी, लेकिन अब भी वह देखने में बहुत प्यारी और मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। समृद्धि को आघात सा लगा जब उसे पता चला कि उस लड़की की उम्र मात्र 13-14 साल की है। वो बड़ी देर तक अपलक उसे देखती रही। समृद्धि उसे बहुत कुछ कहना पूछना चाहती थी, पर ऐसा लगा जैसे उसके मुंह में न तो जबान है न ही कोई शब्द। अभी भी माताजी उसकी व्यथा कथा को पूरी तल्लीनता से दोहराए जा रही थी।
उनकी कथा से ही समृद्धि को पता चला कि गोपी की शादी एक अच्छे खाते पीते परिवार में हुई थी। पर जिस दिन उसका गौना हुआ, जिस दिन वह पहली बार ससुराल गई, उसी रात उसका पति एक सड़क दुर्घटना में मारा गया। उसने तो अपने पति का मुंह भी नहीं देखा था। गोपी की भाभी ने बताया कि उसका पति बहुत सुशील और उत्साही था, पर गोपी का दुर्भाग्य था जो उसके आंचल में देने वाले ने सिर्फ अंगारे ही दिए थे, दिल को आत्मा को दहकाने वाले, जलाने वाले लाल लाल दहकते अंगारे। बड़े भारी मन से कई निरुत्तरी प्रश्नों को लेकर शादी के बाद समृद्धि घर वापस आ गई। वे प्रश्न महीनों तक उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचाते रहे, पर वह गोपी के लिए ना कुछ कर पाई, ना कुछ सोच पाई। वह अकेली कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। एक आम इंसान की तरह समृद्धि भी धीरे धीरे इस घटना को भूलकर अपने दिनचर्या में व्यस्त हो गई। गोपी की नियति को, उसके दुर्भाग्य को चुपचाप स्वीकार कर लिया। कहीं कोई आक्रोश नहीं, कोई क्रंदन नहीं, कहीं कोई वेदना नहीं। जब कभी उस गांव से कोई सगे संबंधी आते, समृद्धि उसके बारे में ज़रूर पूछती और फिर निश्चिंत सी हो जाती। और फिर धीरे धीरे कई बरस दर बरस गुजरते चले गए। पर आज मृणाल के पत्र से समृद्धि ने जाने कब बरसों पहले के बसंत में लौट आई थी, एहसास ही नहीं हुआ। मृणाल ने लिखा था कि दीदी, बहुत खुशी की बात है कि गोपी की शादी हो गई है। पिछले 7-8 सालों से वह अपने वृद्ध ससुर के पास ही रह रही है। मायके वालों ने अपनी बला ससुराल वालों पर टाल दी थी और उसके बाद मायके से कभी किसी ने उसे बुलावा ही नहीं भेजा था। वह ससुराल में ही अपना अभिशप्त जीवन गुजारने के लिए विवश थी, पर उसकी सेवा भावना से खुश होकर उसके सज्जन ससुर ने गोपी की शादी अपने भतीजे से करवा दी थी। यह जानकर समृद्धि एक बार फिर गोपी के उन आंसू भरे लकीरों में घुल मिल गई थी और एक अनबोलता चेहरा बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह गया था। समृद्धि को एक बार फिर गोपी से मिलने की इच्छा हुई। हृदय पर जो भार वह बरसों से महसूस कर रही थी, आज उसे बहुत हल्का हल्का लग रहा था। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।